दोस्तों, कहा जाता है कि औरत इतनी जान होती है, औरत में इतनी संवेदना होती है, संवेदनशील होती है, जिसको एक समुद्र कहा जाता है। और वही औरत ऐसे ऐसे काम कर जाती है, इतना दर्द झेलती है। औरत जब एक माँ बनती है, जब बच्चे को जन्म देती है, तो उसका जब दूसरा जन्म होता है, जब वो बच्चे को जन्म देती है, औरत में इतनी क्षमता होती है किसी की बात को हजम करने की और किसी की बात को ओपन करने की। औरत में इतनी संवेदनाएं होती हैं, जिसको माँ कहते हैं। औरत एक समुद्र होती है, जिसके अंदर इतनी क्षमता होती है, लेकिन वही औरत कभी कभी माँ का रूप करती है, और वही औरत कभी कभी वेश्या का भी रूप कर जाती है। और वही औरत जब बेवफा बन जाती है, तो वो फिर एक अपने लिए दुखद दुख बन जाती है। आज का टॉपिक और आज की कहानी सेम कुछ इसी टॉपिक पर है, माँ के ऊपर और एक औरत के ऊपर ही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर। और कानपुर शहर में एक लगभग 2010 के आसपास बहुत पुराने सेठ रहा करते थे। पुराना समय था उनका, और पुराने समय उनके पिताजी कभी सेठ हुआ करते थे, और उनके एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मोहनदास। और ये मोहनदास होते हैं, ये भी अच्छा बिजनेसमैन थे। अच्छा सब कुछ चल रहा था, पढ़ाई अच्छी थी। और उसके बाद इनकी शादी जब होती है, शादी होने के बाद इनके 4 लड़के होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। अब चारों बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं, अपने अपने घर के हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिसके घर में अच्छा खान पान होता है, वो बुढ़ा भी जवान लगता है। उम्र का तगाजा उनके सामने कुछ नहीं करता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी था। बुढ़े तो हो चले थे, वही 40-45 साल की उम्र हो रही थी, लेकिन अभी लग नहीं रहे थे। वही 20-25 साल की उम्र लगती थी उनकी। खान पान अच्छा था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया सिस्टम था। तभी एक दिन उनके सामने बुरा वक्त आता है, और आदत से वो सिर्फ कहा जाता है कि कंजूस टाइप के थे। उन्होंने पैसे को अर्निंग करना सीखा था, और हमेशा मुनाफे की सौदा किया करते थे। वो स्क्रैप का काम करते थे, तो सिर्फ यही जानते थे कि काम वो करो जिसमें कमाई हो और पैसा अच्छा बचे। यही काम और यही बिजनेस अपने बच्चों को शिक्षा दी, और ऐसा ही काम अपने बच्चों को भी सिखाया। बच्चे भी शिक्षा पाकर ऐसा ही काम करते थे, अपना बिजनेस करते थे और मुनाफे की में सौदा करते थे। तभी एक दिन समय आता है बुरा। कभी ये सोचा नहीं था। उन्होंने जब कमाई करते थे, पैसा आता था, तो अपने कदमों में दुनिया को झुकाने की बात करते थे। शरीर पर रंगत थी, चेहरे पर नूर था, पैसे जेब में होते थे। फिर कोई बात क्यों किसी से दबके करेगा, तो वो कभी भी झुककर बात नहीं करते थे। कभी ये सोचते नहीं थे कि कभी मैं भी बुढ़ा होऊंगा, या फिर कभी मेरे सामने मुसीबत भी आएगी। वो सोचते थे पैसा है हमारे पास, खरीद लेंगे। लेकिन समय को कहते हैं कि आपने या रोड पर चलते हुए आप किसी ने भी देखा होगा कि जिस रोड पर चलते हुए ट्रक पर पीछे लिखा होता है कि वक्त का हर से गुलाम। ये बात सत्य लिखी होती है। ट्रक वाले ड्राइवरों को सलाम करना चाहिए, क्योंकि वो देश के सिपाही हैं, उन्हें सिपाही का दर्जा देना चाहिए। यहाँ भी ये बात सटीक बैठती है कि ये सेठ जी होते थे, ये कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि हमारे साथ भी बुरा होगा। लेकिन समय था, समय बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं होता है। समय के आगे अच्छे अच्छे पहलवान भी झुक जाते हैं। इनके साथ ऐसा ही हुआ। समय आया 2010 का, लगभग वही नवंबर दिसंबर का टाइम था। इनको सर्दी शुरुआत होने वाली थी, और ये बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ते हैं तो इनकी जो वाइफ होती हैं और जो इनके बच्चे होते हैं, वो इनको अस्पताल में ले जाते हैं।
और वहाँ जाकर जब अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, कुछ दिन रहते हैं, तभी अचानक एक रात में जब ये घर आ जाते हैं लेकर अपने पिताजी को, मोहनदास को, तो इनके बच्चे जब घर पर होते हैं तो इनको शाम के टाइम इनके शरीर पर एक कंपन हुआ और इनके शरीर पर लकवा मार गया। और लकवा एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आधा धड़ पूरा खराब हो जाता है, वो एकदम डेड हो जाता है। अब ये जब लकवा मार गया तो आनन फानन में इनको, जो इनके बच्चे थे, इनकी बीवी थी, वो लेकर अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर लोग इनको देखते हैं तो वो बोल देते हैं, भाई जवाब देते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, इनकी दवाई करवाओ और जब तक हैं तब तक ये खाट पर ही रहेंगे, ये चलने के लायक नहीं हो पाएंगे। जब ये बात पत्नी सुनती है और बेटे सुनते हैं तो पत्नी और बेटे अस्पताल से डिस्चार्ज करवाते हैं, बिल देते हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। बिल पे करने के बाद पिता को अपने साथ घर ले आते हैं। 10-15 दिन गुजर जाते हैं और पिता की हालत वही थी, खाट पर पड़े थे, गोली दवाई दे दी तो खा ली और नहीं तो कोई बात नहीं। उनका लैट्रिन बाथरूम और जो भी होना था वो खाट पर ही होता था। अब ये बात पत्नी को नागवार गुजरने लगी, पत्नी को ये सिर पर चढ़ने लगे। ये बात देखते देखते 15-20 दिन गुजर जाते हैं। इनकी जो नौकरानी होती है जिसका नाम सुमन होता है और सुमन के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। वो इनके यहाँ परमानेंट काम करने आती थी, घर का कपड़े धोना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह जो घर का काम होता है वो करती थी। तभी ये जो इनकी पत्नी होती हैं, ये पत्नी अपनी सुमन को बोलती हैं कि ऐसा करो, तुम ही करो इनकी सेवा, अब मैं नहीं कर सकती, मेरा जी घिन मानता है इनसे। ऐसी बातें मोहनदास सुन रहे थे मगर कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि शरीर में जान आधी थी, आधी नहीं थी। पड़े थे बेचारे खाट पर, तो वो अपना बैग लेती है और लड़कों के साथ लड़कों के पास चली जाती है। कानपुर शहर में उनके 2-3 मकान बने हुए थे, तो अपने लड़कों के पास चली जाती है। अब वो 2-4 दिन बाद आई तो उन्होंने पूछा क्या है। इधर जो सुमन होती है इनकी नौकरानी, वो इनके बराबर सेवा करती है, निष्पक्ष भाव से और दया भाव से सेवा करती है। अब ये 15-20 दिन बाद आने लगी इनकी घरवाली मोहनदास की, फिर महीने 2 महीने में चक्कर लगाने के लिए आती हैं। तब तक ये मोहनदास की सेवा सुमन बराबर कर रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि ये हमारे सेठ जी हैं, इनसे हमें पैसे मिलते हैं, हमारी तनख्वाह मिलती है, जिससे हमारे घर का गुजर होती है और जो हमारा बेटा है वो अपना काम करता है। अचानक एक दिन जब 2-4 महीने गुजर जाते हैं तब जाकर एक दिन मोहनलाल इनको बैठाते हैं। मोहनदास सुमन को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि अपने पास खाट पर बैठाकर कि आज तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। तो सुमन बोलती है कि सेठ जी बताओ, कोई दिक्कत हो जो हमसे ना हो पा रही हो बताओ, हम कोशिश करेंगे। तो वो बोलती है सेठ मोहनदास कि हमने अपनी जवानी में बहुत पैसा कमाया और पैसा कमाने के आगे हमने किसी को कुछ समझा नहीं, लेकिन हमने आज के वक्त के लिए हमने सोचा था कि जब हमारे बच्चे हमारा साथ छोड़ देंगे तो कुछ हम ऐसा अर्निंग करके रखेंगे जिससे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह बुढ़ापे में जी सकेंगे। इसलिए कुछ हमने अपना इंतजाम करके रखा था अपने बुढ़ापे के लिए, लेकिन मेरा बुढ़ापा तो नहीं आया, लेकिन वक्त बुरा ज़रूर आ गया। ये बातें उस सुमन से कर रहे थे तो सुमन उनके हाथ में हाथ रखकर सुन रही थी और वो रोने लगती है। तो मोहनदास बोलते हैं कि रो मत, तुमसे हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। तो सुमन ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ अर्निंग करके रखा था, हम तुम्हें वो देना चाहते हैं। तो ये जो सुमन होती है वो बोलती है कि नहीं सेठ जी, आप हमें तनख्वाह देते हैं, इससे हमारा परिवार का गुजर और भरण पोषण होता है और हमें आप क्या देंगे। लेकिन तभी मोहनदास बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा बेटा क्या काम करता है। तो सुमन बोलती है रोकर कि हमारा बेटा एक सिटी में रोड के किनारे
अंडे की ठेली लगाता है, आमलेट बनाता है, और उसी के साथ में जो हमारी बेटी है वो भी वहीं रहती है, उसकी मदद करती है उसी ठेले पर। तो वो थोड़े उदास हो जाते हैं कि हमारे साथ रहकर हमारी सेवा करती है और तुम इतनी मुसीबत में हो, तुमने आज तक बताया नहीं। तो सुमन ने बोल दिया कि सेठ जी, आपने कभी पूछा नहीं तो हमारी इतनी ज़रूरत कहाँ जो हम आपको बता सकें। तभी सेठ जी के दिल में दर्द उठता है और बोलते हैं कि सुबह अपने बेटे को बुलाओ और हमको बैंक ले चलो। तो ये बात तय हो गई। तो सुबह जो सुमन थी वो अपने बेटे को और बेटी को साथ में लाती है और एक गाड़ी बुक करती है। उसके बाद वो सेठ जी होते हैं, वो सुमन को बोलते हैं कि जो बात हम तुमसे बता रहे हैं ये किसी को बतानी नहीं है, ऐसे हिसाब से चलना है बैंक में कि कोई देखे ना कोई जाने ना, सिर्फ बैंक में ही चलना है। तो वही बात हुई, सुमन ने गाड़ी बुक की और लड़का भी साथ में आया, उसकी बेटी भी साथ में आई और तीनों लोग सेठ जी को गाड़ी में बैठाते हैं और बैंक पहुंचते हैं। बैंक में 2010 से पहले लगभग 2010 के पहले लगभग 20 लाख रुपए उन्होंने अर्निंग जमा कर रखी थी, जो एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट में। तो अब उनका 40 लाख रुपए हो चुका था और वहीं 1 किलो गोल्ड भी उन्होंने रख रखा था, जो पहले कभी उनके साथी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, तो उन्हीं के साथ में उनने भी 1 किलो गोल्ड का पैसा इन्वेस्ट किया था। तो उनके लॉकर में 1 किलो गोल्ड और ये 20 लाख रुपए जमा थे, जो अब 40 लाख हो चुके थे। लगभग अब सारी कीमत बैंक में लगभग 80 लाख रुपए के आसपास हो गई थी। सेठ जी ने गाड़ी साइड में रुकवाई बैंक के पास में और उन्होंने कहा कि जाकर सिर्फ इतना बोलो कि मोहनदास सेठ जी आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी से निकल नहीं पा रहे थे, इतना शरीर उनका काबिल नहीं था। जब ये बात वो लड़की जो सुमन की लड़की होती है उधर मैनेजर को बोलती है, तो मैनेजर आता है, तो मैनेजर देखता है कि सेठ जी ये क्या बात, तो बोलते हैं कि बात कुछ नहीं है, सिर्फ एक खाता खुलवाना है। उन्होंने कहा फौरन वहीं पर उनका खाता खुलवाया जाता है सुमन के नाम से, और सुमन के नाम से पूरा जो गोल्ड और जो पैसा था मोहनदास जी का, वो सुमन के नाम खाते में ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। अब ये जो 80 लाख रुपए समथिंग जब सुमन के खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है तो सुमन खुशी के मारे रोने लगती है और सेठ जी बोलते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। अब ये बाहर जब अपने घर आ जाते हैं तो कुछ समय गुजरने लगता है, तो सुमन उनकी सेवा में और बढ़ोतरी कर देती है, जितनी सेवा करती थी उससे ज़्यादा सेवा करने लगती है और उनकी निगरानी रखने लगती है। वो धीरे धीरे सेठ जी से एक दिन बोली कि सेठ जी, हो ना हो, जो आपने पैसा हमें दिया है उसी पैसे से हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? तो सेठ जी बोलते हैं कि तुम्हारी जैसी इच्छा। तो वो एक बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाती है कानपुर में। तो वहाँ जब उस डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने साफ बता दिया कि इनका चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इनके साथ एक्सरसाइज करवाया जाए, मेडिटेशन करवाया जाए इनका, तो ये चल सकते हैं। दवाई भी अपना काम करेगी और इनका एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा काम करेगा। ऐसा ही सुमन करती है। दवाई तो चलती थी उसकी, सेठ जी की, और वो एक्सरसाइज ज़्यादा करवाती थी। 1 साल गुजरा तो वो खाट पर बैठने लगे, 2-4 महीने और गुजरे तो खाट से खड़े होने लगे, और जब 2 साल गुजरे तो बैसाखी लेकर चलने लगे। अब जब 2 साल से ऊपर जब गुजर गया तो धीरे धीरे उनका समय अच्छा आने लगा। जब वो चलने लगे 3 साल गुजर जाते हैं, लगभग 2010 से 2019 आ जाता है, और सेठ जी अपने पैरों पर जब चलने लगते हैं तो इनकी जो घरवाली होती थी वो 2 महीने में आती थी, वो 6 महीने में आने लगी। वो कभी आती थी कभी नहीं आती थी, कोई टाइम नहीं था कि वो 6 महीने में आएगी ही। बच्चे आते ही नहीं थे, क्योंकि अब इंतज़ार कर रहे थे वो कि कब सेठ जी मरें तो मुसीबत से पीछा छूटे, क्योंकि उनकी दवाई में लगभग 40,000 रुपये खर्चा हो जाता था। उसके बाद उनके लिए एक नौकरानी रख रखी थी, उसको भी 4-6 हज़ार रुपये देने होते थे। तभी
जब ये आए नहीं, लगभग साल 2 साल हो जाते हैं, इधर सेठ जी चलना शुरू कर देते हैं। और जब वो चलने लगते हैं बैसाखी लेकर, फिर उसके बाद सीधे सही चलने लगते हैं। लगभग 80% जब सेठ जी सही हो जाते हैं, तो उन्होंने शुरू से स्क्रैप का काम किया था, तो उन्होंने उनके बेटे को बुलाया सुमन के, और बोले कि इसको हम एक दुकान खुलवाना चाहते हैं। तो उन्होंने शहर में मेन जगह पर एक जगह खरीदवाई, और जगह खरीदवा कर उसके लिए एक स्क्रैप की दुकान खुलवाई, क्योंकि उनका उसमें समझ थी, वो जानते थे कि स्क्रैप का काम किस तरह से होता है। उसमें उनकी रुचि अच्छी थी, जानकारी अच्छी थी, नॉलेज थी उनको। वो उस लड़के के लिए स्क्रैप की दुकान करवाते हैं और अच्छा काम चलने लगता है। दुकान पर स्वयं बैठते हैं और नाम लड़के का होता है। दुकान जो खुलवाई थी वो लड़के के नाम से ही दुकान खुलवाई, और उसी के नाम से वो जगह खरीदी। जब ये बात इनकी घरवाली को पता चलती है, तो वो घर में एकदम ऊधमबाजी करने लगती है, राड़ करने लगती है कि ये महिला है, ये तुम्हारे साथ तुम्हारी जो सेवा करती है उसके पैसे लेती है, फिर इसके लड़के के लिए दुकान क्यों खुलवाई। ये बातें जब होती हैं तो सेठ जी बोलते हैं, बहुत दिन सुनते रहे अपनी घरवाली की बातें, वो बराबर आने लगी अब, क्योंकि ये सही हो चले थे। लेकिन एक दिन सेठ जी ने अपनी घरवाली को जवाब दिया कि देखो, तुमको हमने पूरी ज़िंदगी खिलाया, तुमको पैसा दिया, लेकिन आज जब हमारे पास मुसीबत आई, हमारा समय खराब आया, तो सिर्फ सुमन ने हमारा साथ दिया, और सुमन ने हमारी मुसीबत में हमारी लेटरिन बाथरूम साफ़ की, हमारे गंदे कपड़े साफ़ किए। तुम हमारी घरवाली थी, तुमको तुम्हारा ये दायित्व था कि हमारे कपड़ों को साफ़ करती, लेकिन आज सुमन ने मेरा साथ दिया, और इस बच्चे ने हमारे लिए दवाई लाने में मदद की, हमारी कपड़े धोने में मदद की, हमारी सेवा करने में मदद की, तो हमने इसके लिए दुकान खुलवा दी, तो क्या हमने बुरा कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि कानूनन हम इसको, अपना ये घर है ये भी इसके नाम करेंगे, क्योंकि ये घर हमारे नाम है। अब जो तुम्हारे पास है, जो तुमको हमने दे रखा है, जो लड़कों के पास है, उसी में रहो और उसी दुकान से अपना काम करो, हमसे तुम वास्ता ख़त्म करो। ये बातें जब पत्नी सुनती है तो वहाँ से तिलमिलाकर चली तो जाती है, लेकिन बाद में कुछ समय और गुजरता है, जब उसके लड़के जो होते हैं वो देखते हैं कि माँ के नाम संपत्ति इतनी है नहीं, तो जब वो लड़के उनके माँ को भी ठोकर मारने लगते हैं, तब जाकर माँ को ये समझ आता है। तब तक समय गुजर जाता है और समय आ जाता है लगभग 2023 के समय चल रहा था। अब ये सुमन और उसके 2 बेटा, एक बेटा और एक बेटी, और जो सेठ जी होते हैं वो एक साथ ही उस घर में रहते हैं। पहले वो बेचारी किराए पर रहती थी, आज वो उसी घर में रहती है, और सेठ जी ने उस लड़के के नाम जो घर था नाम कर दिया था, और जो जो लगभग 80 लाख रुपए थे, उन्हीं पैसों से लेकर उसके लिए जगह खरीद दी और जगह में उसके नाम से दुकान करवा दी। सेठ जी ने भी अपना दायित्व पूरा निभाया, लेकिन धन्य है उस नौकरानी को, नौकरानी जिसे बोलते हैं, सुमन को। उसने अपने सेठ के लिए पूरी ताकत लगाई, और उसने हर वक्त यही दुआ की कि सेठ जी आप सही सलामत हो जाओ। लेकिन सेठ जी जब बोलते थे, जब वो खाट पर थे, कि अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, अब हम मरने वाले हैं, लेकिन सुमन ये बात सुनना बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन आज जब सुमन और सुमन के दोनों बच्चे और सेठ जी जब उस घर में रहते हैं, तो मोहनदास की पत्नी होती है, उसको चिढ़न होती है, लेकिन अब चिढ़न कर क्या सकती है। जब बेटों ने ठुकराया, तब जाकर मोहनदास के पास आती है और बोलती है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मुझे माफ़ कर दो और अपने साथ रखो, क्योंकि हम तुम्हारी घरवाली हैं, हम तुम्हारी अर्धांगिनी हैं। लेकिन सेठ जी यहाँ पर जवाब देते हैं कि अर्धांगिनी तब भी थी जब हम आधे शरीर से थे, आज आधा शरीर सही हो गया है, अब मेरा पूरा शरीर सही हो गया है, तो अर्धांगिनी तुम अब मुझे बताने आई हो कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। कहीं तक एक महिला के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो घर को चाहे तो बना सकती है, और अगर वही महिला चाहे तो घर को शमशान भी बना सकती है। महिला के अंदर देवी का रूप होता है, और महिला के अंदर ही डंकिनी का भी रूप होता है।
तो दोस्तों आज का घटनाक्रम सुनाने का पर्पज आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। ये जो स्टोरी आप तक पहुंचाई, इसमें आपको जो भी लगा हो, जो भी आपको अच्छा या ख़राब लगा हो, राय कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।